क्लास में हम लोग कहाँ थे? पहला चैप्टर होगा फिजिक्स में। अच्छा, तो पहला चैप्टर कौन सा? पहला चैप्टर कौन सा? अच्छा, वो वाला चैप्टर है। ठीक है। परसों? अच्छा, तो करवा के पहले तो दिखा दो एक बार। इंट्रीगेशन हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। हाँ, इंट्रीगेशन भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। चलो भाई, चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है फिजिक्स का। यहाँ से फिजिक्स हम लोगों की अब स्टार्ट होगी। वो फिजिक्स स्टार्ट होगी जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो भी बात करी थी, वो बात करी थी हमने उन सब चीज़ों की जो हमारे लिए ज़रूरी थी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो चीज़ें हमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी, जैसे कैलकुलेशन थी बहुत सारी। हमारी 3 क्लासें हो गई। ये कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। तो 3 क्लासों में हमने उन सब की बात करी। अब अगली बात करते हैं हम लोग चलो ये अब चुप हो जाओ पूरी तरीके से। ठीक है, 1.5 घंटा तक पहले चुप कर बैठे। चलो अब हम बात करते हैं यूनिट की। ठीक, देखो एक बात जरा समझो। जब ये दुनिया बनी थी धीरे धीरे, एवोल्यूशन तुमने पढ़ा है। ठीक है, 12th में 11वीं में 12वीं में एक पूरा चैप्टर है एवोल्यूशन। ठीक है, उसमें बिग बैंग थ्योरी भी है। बिग बैंग थ्योरी से किस प्रकार से एवोल्यूशन से हम सब लोग जनरेट हुए। अब ये बात सभी लोग हम लोग जानते हैं कि जब कभी ये दुनिया बनी, जैसे जैसे मानव की उत्पत्ति हुई, मानव अगले धीरे धीरे बढ़ा, तो कोई अमेरिका में रहते, कोई अफ्रीका में रहते, कोई इंडिया में रहते। तो धीरे धीरे जब उत्पत्ति, जैसे तुमसे मैंने कहा ये क्या है, तो तुम बोले ये है सर पेन। तो तुम्हें कैसे पता ये पेन है? क्योंकि तुमसे किसी ने बोला ये पेन है तो तुमने बोल दिया पेन।
अब तुम्हारे आने वाले जो अगली पीढ़ी है उस वो भी कहेगी ये है पेन या पेंसिल, यही सब तो बोलेंगे। तो उसी हिसाब से अगर किसी को एक चीज दूसरी चीज को देनी हुई, एक वस्तु किसी दूसरे आदमी को अगर देनी हुई तो क्या हुआ, तो उसने अपनी एक यूनिट बना ली, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट का मेजरमेंट हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट। जैसे तीन प्रकार से, बेसिकली तीन प्रकार से यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक है तुम्हारा सबको पता एमकेएस पद्धति, हिंदी में बोलते हैं एमकेएस पद्धति, ठीक है। दूसरा है एफपीएस और तीसरा है हाँ सीजीएस। एक और हुई जिसे बोला इन्होंने ऐसा, एमकेएस से सबको पता है, एम से क्या होगा बोलो, एम से मीटर, के से, एस से सेकंड, एफ से क्या होगा, पी से बोलो पाउंड, एस से सेकंड, ठीक है। सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। अच्छा, ये तीन पद्धति थी, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, ठीक है। अब देखो ये जो एमकेएस पद्धति है ये बेसिकली हमारी इंडिया में ज़्यादा लागू हो रही है। अगर हम लोग देखें अपनी इंडिया को, हम जितनी भी चीज़ें नापते हैं सब लोग मीटर में नापते हैं, तो नापो मीटर में। हम लोग बात करते हैं किलोग्राम की और हम लोग बात करते हैं सेकंड की। जितनी भी चीज़ें तुम देखो यहाँ पर देखो सेकंड तो सब में सेम है, सेकंड का कहीं चेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम लोग एमकेएस पद्धति अपनी इंडिया में और इंडिया से जो पैदा हुए हैं उन कंट्रियों में ज़्यादातर लागू होती है। इंडिया से कौन पैदा हुआ है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सब कौन है, ये सब इंडिया के तो पार्ट थे ठीक है। तो उन सब में ज़्यादातर मात्रा में हम लोग इंडिया में एमकेएस पद्धति का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पद्धति वहाँ यूज होती है जिसके हम गुलाम थे। हम लोग किनके गुलाम थे, अमेरिका के, ब्रिटेन के, इसके ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन में ये पद्धति यूज होती है, इंग्लैंड में ये पद्धति एफपीएस। अगर तुमने कोई शो देखा हो जो ब्रिटेन का शो हो तो वहां पर देखो, वहां पर कोई भी जो वजन होता है वो हमेशा पाउंड में होता है। किसमें होता है, पाउंड में। हम इंडिया में भी पाउंड यूज करते हैं क्या, इंडिया में कभी पाउंड यूज नहीं करते, करते हैं। इंडिया में आज भी जब हम लोग केक खरीदने जाते हैं तो वो पाउंड में होता है, ठीक है। अगर कभी खरीदने किसी के साथ गए हो या खुद के लिए लिया हो तो पता होगा किसमें होता है, पाउंड में। अच्छा, ये जो होती है ये फ्रांस में ज़्यादा यूज होती है। जो फ्रांस है, फ्रांस देश सुना होगा ना, फ्रांस देश में यूज होती है। हालांकि हमको इसमें मतलब नहीं कि ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये पद्धति कौन से कंट्री में यूज होती है, कौन से कंट्री में यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ एक नॉलेज के लिए थोड़ा सही रहता है कहाँ कहाँ पर ये यूज होती है। जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट है वो एफपीएस, सॉरी एसआई यूनिट है वो सीजीएस और एमकेएस दोनों का एक अपग्रेडेड वर्जन है। किसका, एमकेएस और सीजीएस का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो हमारी कौन सी कहलाती है, एसआई। अब सर क्या तुमसे कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ एमकेएस पद्धति में क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। नीट वहां से शुरुआत करता है जहां से तुम बार बार खत्म करते हो। 12वीं में जो तुम पढ़े हो, 11वीं या 12वीं में जितना तुम पढ़े हो, जितना पढ़े हो, आपकी बात नहीं, मैं टॉपर्स की भी बात करता हूँ, जितना भी टॉपर्स पढ़ा है ना, जहाँ वो खत्म करता है नीट वहाँ से शुरू होता है। यही एक रीजन है कि तुम्हारे स्कूल का टॉपर 12th के साथ में नीट नहीं निकाल पाता, समझे। उसका रीजन यही बन जाता है, क्यों, जहाँ तक तुम पढ़ के आए हो 12th में, जहाँ तक तुम पढ़ के आए हो, नीट वहाँ से स्टार्ट करेगा, तो वो तुमने पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई नहीं है तुम बस।
खत्म, कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो पूछ नहीं सकता ना, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है, इतनी छोटी बात है। देखो चीजें कुछ याद रखना, इसे खत्म कर दूं, इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ चीजें याद रखना। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। सही है। 1 कुंटल में, 1 कुंटल में, मैं ग्राम पूछ रहा हूं, 1 कुंटल में कितने ग्राम? 1 लाख। ठीक है, 10 की घात 5, अरे 2 जीरो और लगा दो, 100 कुंटल होता है, 100 किलोग्राम, 100 की इससे गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 10 की घात 5, 10 की घात 5 को बोलते हैं 1 लाख। ठीक है, कितने होंगे? 1 लाख ग्राम। चलो वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। दूसरी चीज, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताओ? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। अच्छा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर जानते हो? एमएम बोलते हैं, एमएम। 1 मिलीमीटर, ये बहुत जगह जब वैल्यू दी हुई होंगी ना तो बहुत जगह यूज होगा। 10 की घात माइनस 3 मीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तुम लोग समझते हो क्या होता है? 1 मिलीमीटर किसी पर स्केल है? स्केल है, स्केल देखो ये तुम देख पा रहे होगे, ये सेंटीमीटर वाली लाइन है, तुम सबने देखा होगा सेंटीमीटर वाली लाइन है। अब अगर तुम 1 सेंटीमीटर को लोगे, 1 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर में कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। उस 10 खानों में से कोई जो एक खाने की चौड़ाई है या एक खाने की जो लंबाई है उसको बोलते हैं 1 mm, मिलीमीटर। समझे? नहीं समझे? तो फिर देखो यहाँ पर जो सेंटीमीटर वाली लाइन है, इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने खाने हैं? 10। एक बीच में बड़ा सा है 5 वाला। तो एक खाने की, 10 की नहीं, एक खाने की जो चौड़ाई है या लंबाई है उसे बोलते हैं हम लोग मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की घात माइनस। या अभी मैंने तुमसे बोला, तुम बोले सर 1 सेंटीमीटर में कितने खाने हैं? 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10। तो अगर तुमसे कहा जाए 1 मिलीमीटर में कितने होंगे? 1 मिलीमीटर में तो 1/10 सेंटीमीटर। समझ आया? 1 सेंटीमीटर में 10, 1 सेंटीमीटर में 10। तो 1 में कितने होंगे? तो ये 10 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। 10 नीचे चला गया, यानी कि 10 की घात माइनस 1। अब समझो ये चीजें बहुत आएंगी बीच बीच में। 1 mm में कितने मीटर? 10 की घात माइनस 3। और 1 mm में कितने सेंटीमीटर? 10 की घात माइनस 1। एक आता है बेटा माइक्रोमीटर। क्या आता है? माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रो में कितने होते हैं? 10 की घात माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात माइनस 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, बारहवीं में बहुत पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10 की घात माइनस 10। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 12। और 1 फर्मीमीटर, फर्मी, FM बोलते हैं। ठीक है, 1 फर्मीमीटर में 10 की घात माइनस 15। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता हो। क्या पता हो? ये भी ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो 1 mm बराबर 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक है, तो 1 mm में 10 की घात माइनस 3 मीटर। 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, या 1 mm में कितने सेंटीमीटर? 10 की घात माइनस 1। 1 माइक्रो में 10 की घात माइनस 6। 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9।
और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10। फिर अगले एक क्या आया, एक पिकोमीटर 10 की घात माइनस 12, एक फर्मीमीटर 10 की घात माइनस 12। ठीक है, ये जगह जगह जहां पर भी यूज होगा वहां पर तुम लोगों को ये आज संख्या ज्यादा लगी, पहली बार को हुआ है। हाथ दीजिए कर लो। तुम लोग सो रहे थे क्या अब तक? तुम्हारे पास कॉपी नहीं थी क्या? कॉपी नहीं गई थी? कहाँ थे? ग्रुप में लेना महीना जो आप बता अब तो कोई डाउट, अब तो कोई डाउट नहीं है। अरे मैं कहता हूँ एडवाइजर तो करूँगा, पहले जुड़ूंगा आगे। मेरे खुद नहीं, मैं खुद नहीं जुड़ा हूँ, जो जुड़ गया वो बच्चे उनको पता होगा, मैं जुड़ा ही नहीं। तो वही तो एडवांस से मतलब बता लिया इसे। पहली बात ध्यान दो बच्चों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे रख कर दूँ, एक बार समझो। मैंने जो पिछली साल कहा था मैं इस बारे में कह रहा हूँ, और मेरी हर बार बात सत्य होती है, ठीक है, क्योंकि मैं अनुभव के हिसाब से बोलता हूँ। डेली आना क्लास में, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, अच्छे नंबर चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो डेली आओ क्लास में, जितना होमवर्क दिया जाए उतना होमवर्क कंप्लीट करो, तब तो सिलेक्शन होगा। अदरवाइज नीट कोई खेल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, भविष्यवाणी ये कर रहा हूँ, आने वाले 4 महीने बाद तुम में से आधे नहीं रहोगे। पिछले साल भी जो पुराने बच्चे होंगे वो पता होगा मेरी बात बोली, और ये बात सत्य थी। मैं तुम सबसे फिर से ध्यान, ये बात मेरे ध्यान रखना, जिस दिन तुम कोचिंग आना बंद करोगे ना उस दिन ध्यान रखना, सबने एक बात बोली, ठीक है? क्योंकि बेटा बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम सब तब आते पढ़ने के लिए पर डे जब तुम लोगों ने जिंदगी का अनुभव लिया होता। अभी तुम माँ बाप की तरफ से फ्री हो, कोई मतलब है नहीं, माँ बाप खाने को दे रहा है, तुम्हें जिंदगी के संघर्ष ही नहीं पता कि जिंदगी में पैसा कैसे कमाया जाता है, संघर्ष कैसे होता है। तो ना तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम पढ़ोगे। अब मैं वही कह रहा हूँ, जो आधे बच्चे क्या होते हैं पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते नहीं है, और 4 महीने बाद में ये कहेंगे अरे छोड़ो क्या ही करना है। सही है, ये है। तो अगर नीट चाहिए तो पहली बात तो क्लास पर डे आओ। अब जो आज पहली बार आए हैं उन्होंने इतना कुछ मिस कर दिया, जो बच्चे पर डे आए उन्हें पता होगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जिन्होंने 3 दिन क्लास मिस करी है, सही है, वो पूरा जब तक शस्त्र चलेगा तब तक वो पीछे रहेंगे उन बच्चों। जब तक ये शस्त्र चलेगा, 3 दिन में बता रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हें, जो 3 दिन तुमने क्लासेस मिस करी है, जब तक ये शस्त्र चलेगा तब तक तुम जब न्यूमेरिकल्स होंगे, जब डेरिवेशंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, तुम उन बच्चों से पीछे ही रहोगे, चाहे दिमाग में कितनी तेज पढ़ने लगे, नहीं मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरा मैंने तुमसे कहा, अगर तुम्हारे 12वां तुमने किया है, ठीक है, और किसी की कितनी परसेंट है कुछ हो, कोई मतलब ना है, सब 0 है। नीट में आएगा, IIT में आएगा, सब 0 है। रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 12th दिया था आज से 14 साल पहले, ठीक है, इससे 14 साल पहले, हाँ 2012 में, तो मैं चलो ढोकास लग गई। तो हाँ, अब इधर से नहीं निकल मिला, 2 को परेशान कर दूंगा, इधर से निकल जाती, कैमरा खराब हो जाता है। हाँ कैमरा बेटा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए तुम लोगों से ये बात बोल रहा हूँ कि जितनी जिसकी परसेंटेज है, कोई मतलब ही किसी प्रकार से। क्योंकि जब मैंने 2012 में 12th किया था तो उस समय मेरी इंटर में 86.8% थी, 434 नंबर थे, ठीक। और फिजिक्स में मेरे 96 थे, यूपी बोर्ड से था,
और उस समय यूपी बोर्ड के अलग अलग पेपर होते थे, 11वीं का अलग होता था, 12वीं का अलग होता था, और दोनों को मिला के आता था। तुम लोगों के में तो एक ही हुआ है, मैंने 11वीं का अलग दिया है पेपर, फर्स्ट पेपर, 12वीं का अलग दिया है, दोनों को मिला के तब जाके परसेंटेज होता। और जब मैंने IIT की तैयारी करना स्टार्ट करी तो मुझे पता चला जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ है ही नहीं, मैं तो 0 नल बटे सकना था, कभी 0 चल गया। तो वही सा तुम लोगों का भी होगा। अब वैसे तुम्हारा तो और बुरा होगा, कम से कम मैंने 11वां तो पढ़ा था, तुमने तो 11वां भी नहीं पढ़ा है, नहीं है? तो इसीलिए जो कुछ थे वो सब छोड़ दो। एक चीज़ और समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो लगभग 26 लाख बच्चा नीट में फॉर्म डालता है, नीट एग्जाम में 26 लाख बच्चा फॉर्म डालता है हर साल, ठीक है? 26 लाख में अगर मैं MBBS और BAMS की दोनों की गवर्नमेंट सीटें मिला लें तो लगभग 1 लाख इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर 1 लाख सीट। 1 लाख सीट का मतलब ये हो गया कि 26 बच्चों में से कोई एक स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा। सीधा मतलब है भाई, 26 लाख 1 लाख सीट, तो 26 में से कोई एक बालक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा। और बाकी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करता है उसे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक बाउंड साइन करना पड़ता है। वो बाउंड में ये है कि तुमको गवर्नमेंट जॉब करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, अगर सरकारी करोगे तो, ठीक है? और नहीं करोगे तो उसका अलग पैसे जाते हैं, तो पैसे बंदा देता नहीं है, कहता चलो कोई बात, यानी कि गवर्नमेंट तुम्हें जबरदस्ती सरकारी नौकरी ठोक रही है। अब मान ले, अब भाई दूसरा पक्ष भी देखो, ये तो सकारात्मक पक्ष हो गया, अब नकारात्मक पक्ष हो। भाई देखो, ये तो गारंटी तो 1 लाख बच्चे निकाल रहे हैं, ये भी बच्चे ही हैं, उनके लिए भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे लिए भी 24 घंटे, उन्होंने 12 करो तुम उन्हें 12 करो, ठीक है? और ये कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं किसी प्रकार से कि सर जी हम गरीब हैं कि हम पैसा वाले हैं। पढ़ाई पैसा वाला और गरीब मानती नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत मांगेगी। अब दूसरा पक्ष लिखो, तुम्हारी इच्छा है सर जी जाता तो फिजिक्स से समझ में नहीं आती है, बायोलॉजी रटक रटक मर जाओ, कौन पढ़ेगा? अब तुम हमें इंडिया में ऐसी कोई भी, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई जॉब बताओ जिसमें इससे कम कंपटीशन हो। अगर तुम पुलिस की फार्म भरोगे तो 1 करोड़ फार्म भरे जाएंगे, 50,000 सीटें हुई, सही है? तुम क्लर्क को भरोगे 52 मेरे फार्म भरे जाएंगे, और गवर्नमेंट को वैकेंसी निकाल रही है कि ना निकाल रही है कि पेपर लीक हो कि जो ही को बड़े को ज़्यादा है, जहाँ में हर साल पेपर होने, पहली बात तो जाते इससे कम कंपटीशन इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी में नहीं, किसी भी विभाग में इससे कम कंपटीशन नहीं। और तुमसे अगर ये नहीं निकला तब तुम फिर सोच लो तुम कहाँ लाई कर रहे हो, तुमने कहाँ पर चल रहे हो अपनी ज़िंदगी को लेके, और क्या मकसद बना के चल रहे हो ज़िंदगी में, करोगे तो करोगे। तो ये है, तो डटे रहो। और फिर मैंने कहा इस बार देखेंगे भाई, मैं सोचता हूँ मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो, मैं तो हर साल बोलता हूँ गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है, हर साल सही सिद्ध हो जाती है। तुम में से आधे बालक 4 महीने बाद गायब हो जाओ, जेई हमें जेई तुम्हें देख लो तुम, और 4 महीने बाद गायब ना हो तो तुम 4 महीने बाद अभी चल रही है अगस्त से खत्म करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर दिसंबर में तुम इतने वाला काट रहे तो तुम कहीं सभी देखो आप गलत सिद्ध हो गए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भी दिसंबर में यही बात बोलूंगा, काम को देखो मैंने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारे गए सही हकीकत बता रहा हूँ तुम लोगों को अभी ये देख के लग रहा होगा, अभी सोच रहे हो नहीं सब्जी गलत सिद्ध होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं हम कतई सही सिद्ध होंगे, तुम्हारे गाय ले जाओगे। ये है, चलो छोड़ो, अगले बढ़ते हैं। बेटा हम लोग अभी उसकी बात कर रहे थे, यूनिट्स की बात कर रहे थे, यूनिट्स में हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो फंडामेंटल, देखो सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल बोलते हैं मूलभूत राशियां, ठीक है? एक बात सोचो, जैसे हम लोगों के पास नंबर है, मोबाइल नंबर है, कोई भी अंक लिखते हो तो कोई भी अंक अगर तुम लिखोगे तो वो अंक 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा,
0 से लेकर 9 के बीच में होगा। तुम कोई भी मोबाइल नंबर लिखो, कुछ लिखो, सब क्या होगा 0 से 9 के बीच में, सही है। तो और कोई संख्या लिखो वो भी इसके बीच में होगी। इसका मतलब ये है कोई भी संख्या हुई वो 0 से 9 के बीच में जो अंक हैं उनसे मिलके बनी है, सही है। कोई भी जो संख्या होगी वो 0 से 9 के बीच में जो अंक हैं सब उनसे ही मिलके बनी है। तो इन नंबर को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नंबर। इन नंबर को बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल नंबर। ऐसे ही हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है? फंडामेंटल। जितनी भी दुनिया में यूनिट्स बनी हैं, राशियां हैं, वो सारी की सारी राशियां 7 यूनिट से मिलके बनी, 7 यूनिट्स। कितनी यूनिट है? 7 यूनिट। अब सब तुम कहोगे सर जी कैसी राशियां? जैसे तुमने पढ़ी होगी मीटर पर सेकंड क्या की होता है? मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है? वेग का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है? त्वरण का, ठीक है। तो ये अब ये जो मात्रक हैं, ये मात्रक बने तो है ना किसी से, तो उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हैं? 7 यूनिट है, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहली मास, ठीक है। मास को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे? एम से। दूसरा टाइम, टाइम को किससे डिनोट करेंगे बेटा? पी से। तीसरा लेंथ, लेंथ को किससे डिनोट करेंगे? एल से। चौथा बोलो टेम्परेचर, टेम्परेचर को कभी तो थीटा बोलते हैं और कभी के बोलते हैं, ठीक है। पांचवी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जानते हो? तीव्रता। क्या होती है? तीव्रता। तीव्रता की होती है बेटा कैंडला, सीडी। क्या होती है? सीडी। छठी होती है करंट, ठीक है। करंट को डिनोट करते हैं एम्पियर। और सातवीं और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग मोल से। तो कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7 की सातों फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखनी है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जितनी भी यूनिट्स हैं इस दुनिया में सारी की सारी यूनिट इसी से मिलके बनी। मास टाइम लेंथ, ठीक है। मास टाइम लेंथ, थीटा, के, कैंडला, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। 7 यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। सीबीएसई बोर्ड कितने वाला है? जो इंग्लिश मीडियम से एक और कोई है, एक दो है और कोई है? हमारा सीबीएसई बोर्ड है। हिंदी कितनी में लिखी है? थोड़ी बहुत लिखी है। तो बाकी सब यूपी बोर्ड के ना, तो ठीक है। तो मैं हिंदी थोड़ा टेस्ट में रखूंगा। ये हो गया। अगले बढ़े। अगले बात करते हैं हम लोग। ये होगी फंडामेंटल यूनिट्स। अगली यूनिट है बेटा ड्राइव्ड यूनिट्स। अब मुझे पता नहीं है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मुझे इसे पता नहीं कि हिंदी में से बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रा। अच्छा, तो लिख लेना व्युत्पन्न मात्रा। मैं व्युत्पन्न नहीं लिख लेगा ना मुझे, इसलिए तुम लोग लिख। बहुत कठिन हिंदी हो गई। आगे बढ़े बेटा। देखो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? ड्राइव्ड यूनिट्स का मतलब है वह यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी है।
ठीक है। वो यूनिट जो किससे मिलके बनी हो, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी हो, उन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इससे बाद इधर वाला मेरा निकाल दें। ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लो सर, ड्राइव्ड यूनिट के कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे अभी बच्चे बोले वेग, वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, वेग का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी। दूरी का क्या होता है बेटा, एल। समय का क्या है, टी। अगर अभी टी पर पावर कितनी है, एक, एक ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ गई, टी माइनस एल टी माइनस। इसी प्रकार से एक्सीलरेशन, ठीक है, बोलते हैं इसको त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखो सर, वेग में परिवर्तन, तो वेग की क्या आई है, वेग की आई है एल टी माइनस, और समय की क्या है, टी। अब इस पर भी टी पर पावर क्या है, प्लस की, प्लस की ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा -1 एल टी माइनस 2। सही है। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट है, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती हैं, उन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है। तो तुम लोगों में से कितने लोग गायब हो गए, कोई गायब ना हुआ वो, चलो थोड़े दिन की बात है। हेलो, कहीं हम गायब होंगे क्या बच्ची, नहीं होगी गायब, अभी ठंडे आने तो बेटा, घर से निकलने की इच्छा ना करे। चलो खत्म करें इसको, ठीक है। अब बताओ अगली यूनिट है, इसकी भी मुझे हिंदी नहीं पता है क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, अगला है सप्लीमेंट्री यूनिट। इसे पूरे रफ कर दो नीचे वाले को, ठीक है। सभी सप्लीमेंट्री यूनिट देखना सर, सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली 2 यूनिट है, बस 2 ही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कितनी थी, 7, और ड्राइव्ड कितनी है, पता नहीं कितनी है, ड्राइव्ड बहुत है। फंडामेंटल है 7, सप्लीमेंट्री है 2, बाकी जो बची सब कौन सी है, ड्राइव्ड। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली 2 है। पहली है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, पहली है प्लेन एंगल। ठीक, देखो प्लेन एंगल क्या है, कोई एक चीज ऐसी है और वो पहले यहां पर है, यहां से चल के वो यहां पहुंच गई, तो वो कुछ ना कुछ एंगल चली, ये एंगल क्या मान लो, थीटा।
ये क्या होती है बोलो? त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? चाप। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? तो बोलो थीटा बराबर, कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे, बोलो चाप बटे त्रिज्या। या थीटा बराबर इंग्लिश वाले बोलते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो तुम्हें दिख रही है ये दूरी तो है। अरे आर्क क्या होती है? दूरी। तो इसकी 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 डायमेंशन क्या होगी? एल। अरे ये दूरी तो है, ये क्या है? दूरी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल। और नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस भी क्या होती है? दूरी। रेडियस भी दूरी होती है, इसकी भी एल। एल से एल कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो उसे बोल दो एल जीरो। या ऐसे समझो, ऊपर क्या है? प्लस का, नीचे भी क्या है? जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब एल जीरो। और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एम जीरो एल जीरो। अब तुम सबको पता है किसी की पावर जीरो का मान, तो ये भी एक, ये भी एक है। तो ये हो गया जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। क्या कोई डायमेंशन है? कोई डायमेंशन नहीं है। अगर कोई डायमेंशन नहीं है तो अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट, थीटा की यूनिट क्या होती है? बोलो यूनिट। थीटा की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। थीटा की यूनिट होती है रेडियन। और डायमेंशन कैसा है? नहीं है डायमेंशन। तो ये यूनिट तो होती है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अरे सबको पता होगा कि एंगल को किस में नापते हैं? रेडियन में। एंगल किस में नापते हैं? रेडियन में। तो इसकी यूनिट तो है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं। अगले बात करते हैं। बताइए ये बताइए ना, ये हो गया हमारा कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। उसके बाद में हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। इसे खत्म करूं? ठीक है। अब देखो सॉलिड एंगल, ये तो हो गया हमारा प्लेन एंगल। उसके बाद में अगला हमारा आएगा सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल क्या होता है। तुम सब लोगों ने पैराशूट देखा होगा, ठीक है? या पैराशूट नहीं देखा होगा तो तुमने वो देखा होगा, वो मूंगफली देते हैं भर के, किसी में मूंगफली देते हैं भर के, वो ऐसे कागज का होता है, ऐसे ऐसे रैप कर देते हैं तो मूंगफली देते हैं भर के, ठीक है? उसको या किसी का पन्ना है खाली बनना ये चला रहे पसीना आ गया। ठीक है, चलो रहने दो। अरे रहने दो, हारेंगे नहीं बेटा। देखो ऐसे करके ऐसे, हाँ ये बन गया बेटा। इसी ऐसे ही करके तो देता है, मूंगफली बनी हुई होती है इसमें, नीचे रख कर देता है। तो देखो ये, अब बताओ बेटा, अगर ये ऐसे है तो ये कुछ ना कुछ क्या है?
एंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा एंगल? बोलो। अगर मैंने ऐसे करा तो ये क्या है? एंगल। इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? ऐसे ही तुम पैरासूट समझ लो। जब पैरासूट ऊपर होता है तो दड़ों के तनी ऐसे होते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना दुइये तो वो होते हैं, तो उसके बीच में जो एंगल बनना होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड। ठीक है, ले लो रख लो। तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कुछ इस प्रकार से होता है। ये एंगल होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी। ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या। ये ऊपर का इसका हो गया एरिया। ऊपर का क्या हो गया? एरिया। क्या कर, ये हो गया इसका एरिया। देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। अब बताओ एरिया का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा, तो लंबाइयों में एल और चौड़ाइयों में एरिया बराबर एल इंटू बी। लंबाई में भी एल और चौड़ाई में भी एल 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 स्क्वायर। और दूरी क्या होती है? एल। रेडियस होती है एल। रेडियस क्या होती है? तो इसकी अगर मैं डायमेंशन देखूंगा तो इसकी डायमेंशन बेटा ऊपर वाले की हो जाएगी एल स्क्वायर और नीचे वाले की एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो कितना बचेगा? एल की घात 0। एल की घात 0 को ऐसे लिख सकता हूं m0 l0 t0। तो इसमें देखो कोई डायमेंशन इसकी आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन इसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है स्टेरेडियन। यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी? हाँ, इसकी यूनिट होगी, अच्छा स्टेरेडियन, सॉरी स्टेरेडियन ई है यार, स्टेरेडियन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। तो एक बात देखो, नोट करके लिखोगे, ये नीट में पूछा गया है 2-3 साल पहले कि प्लेन एंगल और दूसरा एंगल कौन सा है? सॉलिड एंगल। क्या रखते हैं? यूनिट रखते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस। यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, बस दो ही चीजें ये ऐसी हैं कि जिनमें यूनिट तो होगी लेकिन डायमेंशन नहीं होगी। बाकी जितने हैं सब में अगर यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी, या डायमेंशन नहीं होगी तो यूनिट भी। सिर्फ दो लोग ही ऐसे हैं, 2 यूनिट ऐसी हैं, इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। इन यूनिट्स को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो
अब मैं ड्राइव्ड यूनिट की बात करूँगा। अब ड्राइव्ड जो डायमेंशन है, ड्राइव्ड यूनिट में डायमेंशन की बात करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं डायमेंशन को? हिंदी में क्या बोलते हैं? विमा। विमा, सही, विमा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि विमा आप तभी बता सकते हो जब आपको फार्मूला याद है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इतनी विमाएं हैं कि रटना तो तुम्हें पॉसिबल है ही नहीं कि तुम रट पाओ, ठीक है। तो जब तक तुमको फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक तुम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। और फार्मूला तुमको तब याद होंगे जब तुम 11वां 12वां पढ़ लोगे, 11वां 12वां पढ़ लोगे पूरा, तब याद होगा। कौन सी राशि बात बता रहा है इसमें? लगे अरे बता दे, हम सबको ही पता चल जाएगा। कौन से खजाने की नक्शा बता रहा है, बात बता रहा है, क्या बता रहा है? कोई खजाने का नक्शा बता रहा है क्या? सबको बता दो, सबसे पहले सब लोग छीन लेंगे जाते। तुम्हारे पहले दिन आएगा इसलिए बातें कर रहे हो। इससे पहले आए होते तो मैंने हिदायत दी थी, मैंने मेरे क्लास में बात मत करी, चुपचाप बैठे रहो। समझ में नहीं आ रहा है पूछो, सही समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊँगा, जितनी बार मुझे उतनी बार बताऊँगा। लेकिन भैया यार बोलो, बोलने से पता है टीचर की तौहीन नहीं होते। और कौन से स्कूल से हो? इसमें हाँ, इसी स्कूल में तभी। अब हम समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब स्कूल में बताने मत करो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बीमा। तो देखो, बीमा तुम तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें सारे फार्मूला याद हो। और फार्मूला हमको बेटा, अगर जैसे मैं तुमसे कहूँ कि तुम पूरे 11वें 12वें के फार्मूला याद कर लो, तो अबे क्या याद कर लोगे? पूरे 11वें 12वें के फार्मूला तुम्हें तब याद होंगे जब हम पूरा एक बार कोर्स को खत्म कर चुके होंगे। तो जब एक बार पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद में बीमा निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने तुमसे अभी कहा, जैसे मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मैंने तुमसे कहा, बताओ बेटा बालू, सोचना जरा, बालू सबको पता ना क्या बोलते हैं? आयतन। तुम सबको पता है आयतन का फार्मूला क्या होता है? अब तुम कहोगे कौन सा आयतन? आयतनों को कहिए, मैं कहूँगा गोला को आयतन, सिलेंडर को आयतन, ठीक है, या किसी क्यूब वर्ग का, क्यूब का घन का आयतन। तो कई चीजें होगी। अगर मैं तुमसे घन का आयतन पूछूं, घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का हो बराबर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? घन। तो बेटा घन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, सही है। अब देखो, लंबाई भी तो क्या है, लेंथ है, और चौड़ाई भी क्या है। अरे तुम मैं कहूँ चौड़ाई को नापिए, चौड़ाई को क्या में नापोगे? मीटर में। लंबाई को क्या में नापोगे? मीटर में। ऊंचाई को भी किस में नापोगे? तो तीनों लंबाई है, तो ये भी L, ये भी L और ये भी, तो ये क्या हो गया? L की पावर प्लस, ठीक है, ये डायमेंशन होगी। तो ये डायमेंशन तुम कब निकाल पाए? जब तुम्हें फार्मूला याद, ठीक है। जैसे एक फार्मूला है फोर्स, ये याद भी कर लेना, ठीक है, याद कर। फोर्स का सबको पता है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जिसने ये पढ़ा ना। F बराबर एन क्या होता है बेटा? मास। एक्सेलरेशन का अभी मैंने पीछे निकलवाया था, ठीक है, डायरेक्ट यूनिट्स में L/T-2। तो जब भी मैं तुमसे फोर्स का पूछूं तो मुझे फोर्स का बता देना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? तुम बोला mL/T-2, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर किसी भी यूनिट की ये क्या है? बीमा, और वो क्या राशि, हाँ, अगर किसी यूनिट की राशि सेम है तो बीमा 100% सेम होगी। जैसे कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल,
कार्य की क्या होती है? जूल। गतिज ऊर्जा की जूल, स्थितिज ऊर्जा की जूल। तो अगर समझ रहे हो ना, गतिज ऊर्जा स्थितिज सुन रहे हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर राशि सेम है तो उनकी डायमेंशन भी क्या होंगी? वो बात अलग है, फार्मूला अलग हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2mv²। पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग के संदर्भ में अलग अलग होता है। mg फार्मूला बड़े अलग है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? कार्य गुणा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा, लेकिन डायमेंशन सबकी क्या है? सेम है, सबकी डायमेंशन सेम। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने तुमसे अगले बोला वर्क डन, कार्य का फार्मूला होता है बेटा बल गुणा विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी। और फोर्स का याद कर लेना, mlt माइनस डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा, इस पर पावर 1, इस पर 1 और 1, तो ml² t माइनस ये किसकी हो गई? कार्य की। अब तुम्हें एक बात सोचना, अब तुम अगर तुमसे क्वेश्चन में डायमेंशन पूछे कार्य की डायमेंशन क्या होगी, तो रट लोगे, तो क्या करोगे? फार्मूला पता है तो कर दोगे, और फार्मूला ना पता है तो चुपचाप बाय छोड़ के आगे बढ़ोगे। और इस बार नीट में कम से कम 15 पेपर बनेंगे, 15 दिन पेपर चलेगा नीट का। ठीक है, नीट का कम से कम 15 दिन पेपर चलेंगे इस बार, और 15 दिन पेपर चलेंगे। और मैं तुमको बता दे रहा हूँ, देख लेना, कम से कम 5-6 पेपर तो ऐसे होंगे जिनमें जो ये डायमेंशन है ना, वो मैचिंग वाली पूछी जाएगी। मैचिंग वाले समझते हो? ऐसे होते हैं, सही है। और इस नीचे ऑप्शन होते हैं, कम से कम डायमेंशन पूछी जाएगी मैचिंग वाला फार्मूला है। तो डायमेंशन तभी निकाल सकते हो जब तुमको फार्मूला पता हो। इसे लिख लिया? खत्म करें? अब देखो, कोई नहीं बोला। अब देखो, ए वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब पोटेंशियल एनर्जी कोई सी हुई, चाहे धरती के कारण पोटेंशियल एनर्जी, चाहे स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग को पकड़कर खींच लेते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जो तुम्हारा सैटेलाइट घूम रहा हो, जो बाहु में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जो तुम्हारा चंद्रमा घूम रहा हो, जाऊ में क्या है? कोई सी पोटेंशियल एनर्जी भाई, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसी में समाहित होगी। ठीक है, उसके बाद कोई मुझे बताएगा इसका फार्मूला? टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? सही बताया, बल गुणा लंबवत, सही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वर्क डन का क्या था? वही तो था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो सबकी अभी डायमेंशन और लिख पा रहा हूँ। टॉर्क हो गया, और कोई एनर्जी बची? हाँ, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज। और बताओ, कोई बालक देखूंगा कौन बता रहा है? 12 में से किसने इसे हिसाब 12 में करोगे कितने में? 12 में जानते हो? 12 इसी साल किया आपने, इस साल किया है? ऐसे हाथ खड़ा करो, हमें कैसे पता चलेगा? और किसने किया है 12 इसी साल? और किसी ने 12 इस साल नहीं किया है? तुम दोनों के अलावा हैं? तेरा 12 इसी साल है। चल बताओ, एक तार है, पता लग रहा है ऐसे, एक वायर है, उसमें करंट जा रहा है, उसमें
करंट जाता। तो जो वायर होता था, तार होता था, वो हीट कर जाता था, ठीक है। जो हीटिंग का फार्मूला होता था वो क्या होता था, या कोई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो बेटा हीट कर जाता था अगर इसके अंदर करंट फ्लो होता था, ठीक है। सब हो गया। ए कौन सुनो जो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अरे देखो ना, देखो है इसी में फार्मूला डी आई टी, इसी में फार्मूला बी स्क्वायर आर इंटू, अरे कहीं देखा नहीं, देखा ये फार्मूला, जो फार्मूला H, जो H का होता है हीट, ऊष्मा, ऊष्मा ही क्या है, ऊर्जा, ऊष्मा ही क्या है, ऊर्जा। तो ये सब एनर्जी तो चल रही है, आई स्क्वायर आर पी बी आई पी बी स्क्वायर अपॉन, जो फार्मूला कहूँ सुनो सुनो सो देखो देखो सो लगता है, Q बराबर एम एल, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। अरे बोलो ये फार्मूला कहाँ देखा है सर जी, जो तो केमिस्ट्री में हो और फिजिक्स में हो, लेकिन देखो इसलिए ना क्योंकि जो 11वें को सही है। कहूँ देखो फार्मूला, जाओ कहूँ ना देखो है, कोई बताए। एम एल, एल होती है गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में बोलते हैं लैटेंट हीट, क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, सही है, गुप्त ऊष्मा। अच्छा एक बताओ, अभी यहाँ ओले पड़ जाए तो क्या हो, ठंड बढ़ जाएगी ना बढ़ जाएगी, और ठंड क्यों बढ़ गई, ओले पड़ने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से ठंड क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो ओले थे वो क्या थे, आइस, क्या थे, अब वो पिघलने, पिघलने की कहाँ से ऊष्मा लेंगे, कहाँ से ऊष्मा लेंगे, वातावरण से। तो वातावरण से जब ऊष्मा खींचेंगे तो वातावरण क्या हो जाएगा, ठंडा, तुम्हें लगेगी ठंड, समझ नहीं समझे हैं। अब नहीं तब भी फील कर पा रहे हो तो बेटा एक चीज तो जरूर फील करेंगे, तुम जाते हो शादी में किसी की, अब वहां मिलती है तुम्हें आइसक्रीम और तुम हॉक कर एक बार मुंह में भर लो, भाई क्या होगा, भाई मुंह को ले ले तो है ना। अरे हुआ है कभी ऐसा, ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हुआ ना हो। बचपन में आता था वो आइसक्रीम बेचने वाला, अब तो वो वाली आइसक्रीम नहीं मिलती है। तो इकट्ठा लिया, जैसे मान लो इकट्ठा तुमने मुंह ले लिया तो मुंह एकदम से ठंडा हुआ, एकदम से ठंडा क्यों हुआ, दांतों में नहीं लगता है, बर्फ दांतों में लगता है, क्यों लगता है दांतों में, बेटा जो दांत है ये मुंह है, उसका एक टेम्परेचर है, जैसे ही तुमने अंदर बर्फ किया, बर्फ ने क्या ली, ऊष्मा, भाई पिघलने के लिए क्या लेगा वो, ऊष्मा, ऊष्मा लेगा कहाँ से लेगा, तुम्हारे दांतों से या मुंह से। तो जो खाल है वो इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाती है जितनी जल्दी तुम्हारे दांत ट्रांसफर कर लेते हैं। और दांतों के अंदर तुम सबने बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अंदर पता नहीं वो क्या होती है, नसें होती है, क्या होती है, नीचे से नसों से सेंसिटाइज्ड होती है थोड़ा, ठीक है। तो एकदम से तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वही सब है बेटा ये, ठीक है। तो इसी के अगले क्या हो जाएगा, एम एल, इसी के अगले क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा, ठीक है। एक चीज कुछ और भी पढ़ी होगी तुमने, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे 12th में कहीं ये फार्मूला पढ़ा है बेटा, ये फार्मूला को भूल रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है 12th में, कभी देखा है, तुझसे क्या कहा था मैंने, कर दिया, बैठ के चुप करा उधर बैठ जाएगा, कोने पर जाएगा, उनकी हवा आती है, ठीक। ये फार्मूला कहीं देखा है मैंने नहीं देखा है, तुम लोगों ने भी देखा है, देखा नहीं देखा है, 1/2 CV स्क्वायर, बोलो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। तो अगर यहाँ पर मैं Q अपॉन B रख दूँ तो ये हो जाता था 1/2 QB, 1/2 QB। और अगर मैं B की जगह पर Q अपॉन C रख दूँ तो ये हो जाता था 1/2 Q स्क्वायर अपॉन, ये बेटा एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है, एनर्जी
कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर जानते हो? संधारित्र। संधारित्र देखा है कभी? संधारित्र कभी देखा तुम लोगों ने? कौआ ना देखो, संधारित्र ना देखो अब तक। अरे देखा? कहाँ देखा था? हाँ, ये पंखे में कंडेंसर लगा होता है, आप सबने देखा है? वो कंडेंसर संधारित्र देखा नहीं देखा सबने? हैं? हाँ, वही संधारित्र है बेटा, ठीक है ना? तो उसमें एनर्जी देखो बेटा, 1/2 तो कांस्टेंट है। 1/2 क्या है? तो इससे मतलब रखना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बाकी देखो CB स्क्वायर QB स्क्वायर अपॉन C, और कुछ रह गया होगा तो मुझे बाद में देख लेंगे, ठीक है? इन सबकी डायमेंशन होती है ml स्क्वायर T माइनस, समझ आ गया? इन सबकी डायमेंशन क्या होगी? ml स्क्वायर T माइनस, जहां भी तुम्हें ऊष्मा दिख जाए फटाफट ml स्क्वायर T माइनस, और नीट में ये डायमेंशन आ गई इस बार 2027 का जो पेपर होगा, 26 तो 2027 के पेपर में, ठीक है? पेपर दे के आओगे, मैं तुम्हें कहूँगा तुमसे कि बेटा जब ml स्क्वायर T माइनस 2 पूछेंगे कि ना पूछेंगे, तो इन्हीं में से एक हो लिखो, जब ध्यान रखें, ठीक है? मैचिंग वाला आएगा, मैचिंग वाला समझिए, मैचिंग वाला आएगा, तो मैचिंग वाले में से कोई एक यही होगा, ml स्क्वायर T माइनस, ठीक है? बाकी भी हम लोग बात करेंगे। चलो कुछ चीजें और बताओ। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता है? कोणीय वेग का, कोणीय वेग नहीं पता है? चलो वो आएगा तब बता देंगे। एक फार्मूला सबको पता है, आवेश। मुझे बताओ चार्ज का फार्मूला, ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे कि हम चार्ज, उसमें चार्ज फंस जाए। ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें क्या फंस जाए? चार्ज फंस जाए। तो देखो तुम सबने पढ़ा होगा बेटा, I बराबर, बोलो सबने पढ़ा है, I बराबर, हमें क्या निकालने हैं? Q। तो Q बराबर I क्या है? करंट। 7 फंडामेंटली कितनी? 7 में एक करंट हुई, ध्यान दो, 7 में एक क्या थी? करंट। और करंट की क्या थी बच्चों? अरे बोलो, T का क्या होता है? तो इसकी डायमेंशन क्या आई? AB। क्या आई? आगे नहीं आ गई? अच्छा, अब वो डायमेंशन निकालो तुम, ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें पोटेंशियल आ जाए, सरल हो और पोटेंशियल आ जाए, सरल हो और पोटेंशियल आ जाए। डायमेंशन याद नहीं करनी है, डायमेंशन बेटा तो फार्मूला याद है तो ही जाओ, और फार्मूला याद ना तो चुपचाप छोड़ कर ले जाओ, सही है? सब पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विभव। ये भी हम पढ़ाने आते हैं SSC में सर जी, उन्होंने अपने बालक का नाम रखा विभव, तो हमने भी तो सीधे सीधे पोटेंशियल रख देते। तो बोले B=I। वे बोले सर जी पोटेंशियल का होते हैं, वो SSC के हैं ना, वे इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। तो हमने जाके नेट पर सर्च करिए विभव को मतलब क्या होता है। विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। और उनका कहीं बच्चा मिलता है तो मैं कहता हूँ पोटेंशियल है ये, बोले हाँ पोटेंशियल। तो विभव, पोटेंशियल मतलब सबने पढ़ा होगा विभव। अब अभी हमारे बच्ची बोली कि सर B=IR लगा दो। अब जरा सोचना, तुम लोग दिमाग लगा सोचना। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मुझे तो B निकालना है, लेकिन मुझे I की तो पता है। क्या मुझे R पता है? R की डायमेंशन नहीं पता, और निकालूंगा भी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, सही है? तो मैं कुछ ऐसा सोचूं
फार्मूला अपने दिमाग में ऐसे सोचूं जिससे कि सरल हो जाए और बी का मान निकल आए। तो देखो ये क्या है, बी आई, और ये तभी होगा जब क्या होगा, जब फार्मूला याद होंगे। जब क्या होंगे, फार्मूला, तभी होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो बी, देखो बेटा ये किसके बराबर था, ये पूरी हीट ही तो थी, अरे सब ऊष्मा ही तो थी। H बराबर बी आई टी। अब हमें निकालना किसका है, बी का, तो B बराबर H अपॉन, अब बताओ H क्या थी, ऊष्मा, और ऊष्मा का मैंने कहा था याद कर लेना ml स्क्वायर T-2। I का क्या होता है, T का क्या होता है, T कहाँ गया, ऊपर, और A कहाँ गया, तो अभी A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, L की पावर, यहाँ T क्या है, प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, तो T की पावर क्या हो जाएगा, हो गया। मेरा कहने का मतलब समझे, सही है, मेरा कहने का मतलब, मैंने जो क्यों नहीं लगाओ, बोलो, ये फार्मूला मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे R की डायमेंशन नहीं पता है। हम ऐसे डायमेंशन, ऐसे फार्मूला पे जाएंगे जिससे कि हम डायमेंशन आसानी से निकाल पाएं, और डायमेंशन अगर आसानी से नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्या फायदा निकलेगा। अब जल्दी बताओ मुझे, इसमें कौन सा फार्मूला लगा दूं सर जिससे कि मैं जल्दी से आसानी से क्या निकाल दूं, जिससे कि मैं आसानी से, एक फार्मूला इसमें और रह गया, 1/2 Li स्क्वायर, सेल्फ इंडक्टर देते, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ऐसा कौन सा फार्मूला लगाऊं इससे प्रतिरोध निकाल दो कतई आराम से करो, प्रतिरोध आ जाए। छोटी छोटी चीजों से प्रतिरोध निकाल दो। कौन सा फार्मूला लगाया जाए, तो देखो सर अगर हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं तो जरा सोचना, अभी तो तुमने जब निकाल दी थी, पेपर में थोड़ी ना निकाल रही है, ठीक है, तो चीजों को पेपर के हिसाब से सोचो। पेपर में तुम्हें बी की तो पता ही नहीं है, तो तुम्हें बी पता ना है तो आर कैसे निकाल दोगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ये फार्मूला देखो, ये वाला बेटा, H बराबर क्या है, I स्क्वायर, तुम्हें निकालना क्या है, R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन H का होता है ml स्क्वायर T माइनस I का क्या होता है, AT, ओ सॉरी I का A होता है, अरे I का क्या होता है, और A का क्या है, ये स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और T का क्या होता है, T। अब ये ऊपर ले जाओ तो M ऐसे ही, L ऐसे ही, A को ले जाओ ऊपर, A की पावर, यहाँ पर क्या है, प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, तो T की पावर, ये किसका आ गया, सही है। अब मुझे तुम निकालोगे कैपेसिटर का, अगला, अब तुम खुद बताओगे कौन सा लगाऊं, बहुत बता दिया मैंने। कैपेसिटर, संधारित्र, 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 कौन सा फार्मूला लगाओ, संधारित्र निकालना है मुझे, कैपेसिटर निकालना है, सर कौन सा फार्मूला लगाओ, हाँ बोलो बोलो, ठीक है जाओ।
दिमाग लगाओ ना। इसे रफ कर दूं? देखो सर जी, ऐसा फार्मूला लगाओ। देखो H बराबर मैंने लिखवाया है, सर जी अगर मैं जो फार्मूला लगाता हूं, जो तुमने क्यों नहीं लगाओ बताओ? मैंने ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर बेटा मुझे पोटेंशियल की डायमेंशन नहीं पता है। हम वो डायमेंशन लेते हैं जो डायमेंशन हम आसानी से निकाल दें, जल्दी से निकल दें, मुंह जवानी निकल दें। मुंह जवानी समझ रहे हो? मुंह जवानी निकल दें, हम वो डायमेंशन लगाएंगे। अब पोटेंशियल की हमें डायमेंशन पता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, मुझे सी की तो निकालनी है सर जी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन, अब क्यू सबको पता है, क्यू बराबर क्या होता है आई टी, आई की क्या होता है ए टी, बस यहाँ रखा ए टी का स्क्वायर, एच की क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये ऊपर गया एम की पावर माइनस वन, नीचे किसका है प्लस का, ऊपर जाके एल की पावर माइनस, अब ए की पावर प्लस टू। अब यहाँ पर ए की पावर क्या है प्लस टू, देखो ए की पावर 2, और नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस का, और 2 पहले से है तो टी की घात का ही गया वो आगे डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन तुम्हारी तभी निकलेगी जब तुम्हें फार्मूला याद हो। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुणा 10 की घात मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो उसकी वही डायमेंशन होगी जो वेग की डायमेंशन, ठीक है, या जो स्पीड की डायमेंशन, स्पीड समझ रहे हो, जो स्पीड की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी, वही इसकी डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये सोचो ये फार्मूला आया था कैपिटल जी, भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है कैपिटल जी, तो कैपिटल जी कहाँ आया था? कहाँ आया था कैपिटल जी, बोलो कैपिटल जी। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा जी m1 m2 अपॉन, पढ़ा है? जब 2 वस्तुएं, एक m1 एक, दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन, तुम्हें निकालना क्या है जी, जी निकालोगे तो इसकी पहले गुणा करो और नीचे क्या करो m1 m2। अब ये क्या है फोर्स, फोर्स का सबको पता है mlt माइनस 2, r क्या है दूरी, इसका होता है l, तो l का ये m ये m, तो ये क्या हो गया m का, ये गया ऊपर, ये ऊपर गया तो m की पावर, अरे यहाँ +1 है नीचे -1, ये हो गया 1 और 2 इतना हो गया, ये आ गया, ठीक है।
ये डायमेंशन है। तुम सब लोग फिजिक्स में 2 किताबें परचेज करना। एक आती है डीसी पांडे करके ऑब्जेक्टिव में, डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव। 11वें की अलग आती है, 12वें की अलग आती है। 11वें की बालूम 1 करके आती है और 12वें की बालूम 2 करके आती है। ठीक है, तो एक ये किताब खरीदना है तुमको, डीसी पांडे। ऐसे करीब 750 रुपये की होगी फर्स्ट बालूम, लगभग बता रहा हूँ मैं, लगभग 750 रुपये का फर्स्ट बालूम। ठीक है, और इसी में एक और आती है अरिहंत की है, जो दृष्टि की है, वो जिसमें जेई मेंस के पेपर होते हैं खास, दिशा होती है, दिशा पब्लिकेशन है जेई मेंस की। ठीक है, ओ पहले तो तुम ये परचेज करो सभी लोग। फर्स्ट बुक है ये, पहली किताब, और ये यहाँ मिलेगी नहीं, तुम्हें ऑनलाइन ही परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तुम्हें यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, और तुम लोग ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन का ऑब्जेक्टिव करके आएगी 2027 की, या सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हो, लेकिन तो मैं आज ग्रुप में उससे कह दूँगा वो जोड़ देने होंगे, फिर मैं आपको उसको फोटो भेज दूँगा। तो अभी ऑनलाइन मत करना, तो पुराना एडिशन आप वो कर लोगे। ठीक है, पुराना एडिशन भी होते हैं ना, तो पुराने एडिशन तुम कर दोगे तो फिर वो पुरानी आ जाएगी। नया एडिशन होता है, उसमें बहुत नया एडिशन में क्या होता है, नया सिलेबस होता है और नई चीज़ें होती हैं, तो उन सबको ऐड करके बनाया जाता है। अच्छा, ये हो गया, और फार्मूला बताएं तुम। टाइम हो गया क्या? अभी तो टाइम बहुत है, और एक बार बताएं। अच्छा, एक चीज और है, ईटा, कहीं फार्मूला सुना है? ये क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं श्यानता, श्यानता। इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। ये फार्मूला कहीं देखा है? ये फार्मूला कहीं देखा है? ये फार्मूला कहीं देखा है? F = 6 पाई बीटा RB। तो मैं से बीएससी कितने कर रहे हो? बाल को बीएससी कोचिंग मत पढ़ियो, सही है ना? समझे मेरा मतलब क्या? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, नीट करो, नीट ही अपने आप में सफिशिएंट है। अगर तुमने नीट ढंग से पढ़ लिया तो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस इतना बेकार है कि तुम जय सब जाके लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। सब बड़े हैं, वो पतरे से गैस पेपर हो कर नहीं खरीदी, एक दिन पहले खरीदी हो और पेपर से 2 घंटा पहले पढ़ी और सबके नंबर अच्छे आ रहे। ये तो हालत है। और वैसे भी देखो, बीएससी की कोई कोचिंग नहीं पढ़ी जाती है, बीएससी कोचिंग नहीं पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉप की यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी देखो, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया हो गई, AMU हो गई, BHU हो गई, ठीक है, अन्नामलाई हो गई, इन यूनिवर्सिटियों में कोई बच्चा कहीं कोचिंग नहीं पढ़ता है। बीएससी में कोचिंग नहीं पढ़ता है कोई, क्योंकि बीएससी कोचिंग होती ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, अपने छोटे शहरों में क्या है, वो एक आदत बन गई है कि स्कूल के बाद में बस्ता टांग कर कोचिंग जाने की, नहीं है? तो वह आदत फॉलो करी जाती है पूरी साल भर। जब लोग बीएससी का और तुम्हारी MSc जितनी पढ़ाई है सब खत्म हो जाती है, तो लोग कोचिंग में छूट गए। तो बीएससी में कहीं कोचिंग नहीं होती, तो चुपचाप अपने जो नीट की तैयारी कर रहे हो वो नीट की तैयारी करते रहो, इस पर फोकस करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज ये BSc BSc के झमेला में पढ़ के का उपाल ले, समझे? नौकरी पाओगे और पाओगे पता ना कब वैकेंसी आ, बहुत सी ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ है।
और दूसरा इस कोचिंग को फ्री समझ के मत यूटिलाइज करना ज़्यादा। फ्री समझ के यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं पढ़ाई वहाँ होती है जहाँ पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे जेब से अभी 1 लाख रुपये निकला हुआ होता समझे, तो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे डंडा मारते कहते जा कोचिंग आज कहाँ का कर दोगे, क्योंकि उनकी जेब से गया हुआ होता है। तो फ्री में होता है तो फ्री में लोग कहते हैं अरे ये तो फ्री में है, कौन से हमारे ढंग से वो ना, तो तुम्हारे फादर तुम्हारी कोई खरोसी ले रहे हो, उसका पाउडर रहना पड़ रहा है कि किताब खरीद ली ना खरीद ली, सही है, और ना बच्चा इंटरेस्ट होता है इतना। और जब 10,000 रुपये महीने तुमसे जाते होते, तो जब तुम 10,000 रुपये जमा करते महीना या इकट्ठी 1 लाख जमा करते, तो तुम्हारे समझ में आती, तो तुम ध्यान से पढ़ते, पर डे आते, तो कितनी ओवर सामने रही होती नहीं। तो फ्री की समझ के ये मत समझना कि फ्री की है तो थोड़े दिन आ रहा है, फिर नहीं आना। क्लासेस से जिसे जिसे क्लास नहीं आना है वो अभी से आना बंद कर दे। जैसे मान लो तुम्हें 3-4 महीने बाद क्लास नहीं आना है, या आज आना है 2 दिन बाद नहीं आना है, तो वो तो कतई बंद कर दो। तो अभी से ही बंद कर दो। क्यों यहाँ पर 3 घंटे खराब कर रहे हो? जाकर पिक्चर देखो, जाकर सो, कम से कम नींद तो पूरी हुई। मेरा कहने वाला समझ रहे हो? मेरा मतलब ये है तुम 3 महीने आओगे, 3 महीने बाद अगर तुमने ये मन बना लिया अब अपन नहीं आएगा। और खास कर भैया तुम लोग बीच में, तुम तीनों ना, ये पीछे तुम तीनों महान आत्मा, सही है। मैं सभी से कह रहा हूँ, तुम्हें एक आप लोगों को प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ। जो बच्चा ये सोच रहा है मुझे 3 महीने बाद मैं नहीं आऊँगा, या उसका मेन पर्पस नीट नहीं है, या मेन एम नीट नहीं है, तो बेटा तुम कल से आइयो मत। हाँ देते नहीं ना, हाँ जाओ। तो वो बच्चा नहीं आए, 3 घंटे आराम से अपने पिक्चर देखा, सो गए, कुछ तो करे, क्योंकि 3 महीना बाद तुम नया हो तो तुम्हारा कोई फायदा ना है। आओ तो पूरी साल है, और न आओ तो कल से आराम से इतने घंटे बैठ पिक्चर दिख रही है, सो रही हो आराम से, नो टेंशन। सही। और क्लास मिस मत करियो। क्लास मिस न करने का मतलब है मेरा कि किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, सारे शादी फंक्शन सब छोड़ दो, कोई तुम्हारा नहीं है। अगर तुम सफल होते हो तो तुम सबके हो, तुम किसी की शादी में मत जाइए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तुम सब वो छोड़ो, एक तुम लोगों के हर रिश्तेदारी में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो तुम्हारे घर आज तक ना हो, और वो आज सफल मुकाम पे है। ऐसा बंदा बताओ जो सफल मुकाम पे, जैसे कोई डॉक्टर बन गया है, किसी की बहुत ऊंची कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो तुम्हारे घर आज तक ना हुए और वो तुम्हारी शकल तक ना जानते हुए, तो तुम कहते होगे कि वो अगर मेरा भैया है वो वहाँ पर लगा हुआ है, या मेरे चाचा है वो वहाँ पर लगे हुए, वो तुम्हारे घर को ना हुए, वो तो जानत तक ना हुए, तो तुम कहते होगे। और जो बंदा तुम्हारे घर पे हर फंक्शन में आ रहा है, वो आ रहा है, और बस वो सफल नहीं है जिंदगी में, उसका तुमने कभी जिंदगी में किसी के सामने एग्जाम्पल नहीं दिया होगा, और ना कभी बताओगे कि ऐसा ऐसे। तो ऐसा ही जो तुम लोगों के साथ में है, तुम किसी रिश्तेदारी में जाइए, अपने ड्यूरिंग खराब करिए, नहीं है ड्यूरिंग खराब करोगे और खाओगे पियोगे और चले आओगे, और तुम सफल नहीं हुए तो तुम कोई ना है उनके लिए, और तुम कतई मत जाइए, झाँकियो तक मत बाय घर नहीं जाएगा, और तुम सफल हो गए तो तुम बागे कभी सगे से बढ़ के रह जाओ, यह कहना जरा कहना। अदरवाइज ये दुनिया चले रही है जैसी चल रही है, तो कल हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।